जय हिंद, राम राम। मैं मोहन पाठक और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज हमारा लगभग 6वां लेक्चर होगा, ठीक है। इससे पहले के सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से हमने प्ले लिस्ट बना रखी है। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राजकोषीय नीति, यानी कि कर क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, राज्य कहाँ से ऋण ले सकता है, देश कहाँ से ऋण ले सकता है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे कि जीएसटी क्या है। तो टॉपिक है हमारा राजकोषीय नीति, राजकोषीय मात्रा की गलती हमारी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लोग एक बार अपने से सुधार लिया करिएगा। राजकोषीय नीति, ठीक है। तो पहले हम लोग राजकोषीय नीति पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जीएसटी को पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग पहले पढ़ते हैं कर के बारे में। कर मतलब होता है टैक्स। क्या होता है? कर मतलब होता है टैक्स। तो ठीक है, कर ये टैक्स होता है। टैक्स कितने प्रकार का होता है? तो एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। प्रत्यक्ष कर हो गया और दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर दोस्तों वो होता है जो हम लोग टैक्स के रूप में देते हैं। जैसे आप यदि जॉब पा जा रहे हैं, आप अध्यापक हो जा रहे हैं या किसी और नौकरी में जा रहे हैं, लेखपाल हो जा रहे हैं, सिपाही हो जा रहे हैं, दरोगा हो जा रहे हैं, या किसी भी जॉब में जा रहे हैं, या आपके घर में कोई बिजनेस है, तो उस पर आप लोग टैक्स देते हैं, ठीक है। जिसे नहीं कहा जाता है इनकम टैक्स भरना है, रिटर्न्स भरना है, ये सब चीज़ें। तो ये क्या होता है, ये प्रत्यक्ष कर जाता है कहाँ से? जब आपके जो सैलरी है उसमें से डायरेक्ट कट जाए और आपको पता भी चले कि इतना रुपया हमने टैक्स जमा किया है, तो ये प्रत्यक्ष कर जाता है। जैसे नौकरियों में जाता है, या आपका कोई व्यवसाय है तो उसमें से सरकार कुछ प्रतिशत पैसे लेती है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं प्रत्यक्ष कर के बारे में। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है साथियों जिस कर को हम देख नहीं पाते हैं कि हम ये टैक्स दे रहे हैं। जैसे आप लोग फिल्म देखने जाते हैं, तो टिकट खरीदते हैं, तो अब तो वहाँ पे टैक्स वगैरह जीएसटी वगैरह लगा के आता है, दिखाई देता है, ठीक है। आप दुकान से सामान खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, तो दाल पे तो लिखा नहीं है टैक्स, लेकिन जो आप पैसा देते हैं उस पैसे के अंदर आप टैक्स भी पे करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष टैक्स हो जाता है। तो इसको आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसे हम सरकार को सीधा देते हैं, मतलब हमारे संज्ञान में देते हैं। और अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो हम जानते नहीं हैं फिर भी हम उसको देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपने से बनाकर भी इस परिभाषा को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम बात करेंगे तो जैसे हमने बताया ना, आय कर जो आपकी इनकम है, आय कर हो गया। फिर निगम कर आप देते हैं ना, निगम कर जो टैक्स आप देते हैं निगम द्वारा पाई गई सुविधाओं के लिए, ये हो जाएगा आय कर हो गया, निगम कर हो गया। और आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसके वो हो जाता है संपत्ति कर, ठीक है, संपत्ति कर, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें हो गई, आय कर, निगम कर और संपत्ति कर। तो ये आपका हो गया। फिर इसमें अप्रत्यक्ष कर में देख लेंगे सेवा कर,
सेवा कर हो गया, मनोरंजन हो गया। ये बहुत मोस्ट है, यही पूछता है कि सेवा कर किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है। मनोरंजन कर किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है। आपका जो जीएसटी है वो भी अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। सेवा कर, मनोरंजन कर, जीएसटी और भी कर होते हैं, उनको भी आप लिख सकते हैं। उत्पादन कर, उत्पादन जैसे कोई वस्तु का आपने उत्पादन किया उस पर भी टैक्स लिया जाता है। बिक्री कर, कोई चीज़ आप बेच रहे हैं उस पर भी टैक्स लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके टैक्स हो गए, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें राजकोषीय नीति का, तो इसका उदय कब हुआ था। अगर हम इसके उदय की बात करेंगे तो राजकोषीय नीति का उदय 1936 में हुआ था। कब हुआ था इसका उदय, राजकोषीय नीति का उदय 1936 में हुआ था। और इसके जन्मदाता आप लोग लिख लेंगे ना। लिखना कैसे है, आप लिखिएगा क्वेश्चन बना के कि राजकोषीय नीति का उदय कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। फिर उसी के नीचे दूसरी लाइन में लिखिएगा राजकोषीय नीति के जनक कौन है, तो कीन्स महोदय हैं। कौन है, राजकोषीय नीति के जनक कीन्स को माना जाता है, ठीक है। कीन्स को माना जाता है, ठीक है। जन्मदाता कौन है, कीन्स है, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार कहाँ से टैक्स ले सकती है, ऋण, ठीक है। केंद्र सरकार जो होता है कहाँ से ऋण ले सकता है। ऋण मतलब कल हमने पढ़ाया था ना आपको, कृषि नीति में ऋण के बारे में हमने पढ़ाया था कि वहाँ पे किस प्रकार से ऋण लिया जाता है। तो इसी प्रकार सरकार भी ऋण लेती है। केंद्र सरकार कहाँ से ऋण लेगी, देश के अंदर और देश के बाहर। बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। जो केंद्र सरकार है, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, ये इन्हें अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो ये देश के अंदर से भी ले सकते हैं। जैसे आरबीआई होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे उधार ले सकते हैं, या और जो भी हो, अक्सर सब आरबीआई से उधार लेते हैं। और अगर इनको और पैसे की ज़रूरत हुई तो ये देश के बाहर से भी ले सकते हैं। तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक के नाम से एक बैंक होता है जो पूरी दुनिया का बैंक होता है, बैंक, ठीक है। तो उस बैंक से भी वो ले सकता है या किसी देश से भी ले सकता है केंद्र सरकार। अब हम बात करते हैं राज्य सरकार की। राज्य सरकार तो ये किससे ऋण लेगा, राज्य सरकार ऋण। राज्य सरकार किससे ऋण लेगा, राज्य सरकार देश के अंदर से ले सकता है, सिर्फ केवल देश के अंदर से लेगा। राज्य सरकार मतलब जो हमारे देश के 27-28 कितने राज्य हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 28 राज्य हैं, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो ये जो हमारे राज्य हैं ये किस प्रकार से ऋण ले सकते हैं, तो ये अपने देश के ही अंदर से ले सकते हैं, भारत सरकार से ले सकते हैं, ठीक है, किसी बैंक से ले सकते हैं, जैसे आरबीआई से ले सकते हैं। तो ये अपने देश के अंदर से ही लेंगे। तो ये चीज़ें हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो गैर योजनागत व्यय होता है, मतलब जिस कोई योजना नहीं होती है, गैर योजनागत व्यय। इसका मतलब समझ रहे हैं,
कि जो फालतू का खर्चा होता है, मतलब बेफजूल का खर्च, बेफजूल का खर्च मतलब समझ रहे हैं कि जिसकी कोई योजना नहीं है, जिससे बैंकों के ऊपर लोड बढ़ता है, सरकार के ऊपर लोड बढ़ता है, तो वो क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को याद होगा कि सब्सिडी, किसी चीज़ पर सब्सिडी देना, हालांकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं क्योंकि देश में हर किसी को पास पैसा नहीं है, गरीबी है, तो हर किसी को आगे बढ़ने का एक मौका मिलना चाहिए। तो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड मैंने कल पढ़ाया था ना, तो वो किसानों के लिए स्पेशल होता है। उसमें क्या होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर किसान खेती के नाम पर पैसा उठाता है कम ब्याज पर, मतलब उस पर ब्याज बहुत कम लगता है। अन्य जैसे पर्सनल लोन लेंगे तो उससे कम ब्याज पर आपको कृषि लोन मिलेगा, उसमें सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, फिर दूसरा होता है चुनावी घोषणा पत्रों में आप देखते हैं, क्या देखते हैं, बताइए, ब्याज ऋण माफी आप लोग देते हैं ना, ब्याज माफी हो गया, तो ये ब्याज माफी तो आपका सब्सिडी में हो गया। ऋण माफी, ऋण माफी आप लोग देखते हैं ना कि जब चुनाव आता है तो सभी लोग शुरू हो जाते हैं कि इस बार मेरा माफ होगा। अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है, तो ऋण माफी हो जाएगा। ठीक है, कितना सीधा लिखता हूँ, तिरछा ही जाता है, ऋण माफी। ठीक है, देखिए, चलिए, ऋण माफी हो गया, सब्सिडी हो गया, ऋण माफी हो गया। और एक होता है ऋण माफी, क्या होता है, जैसे कोई बैंक लोन लिया, बैंक से कोई ग्राहक लोन लिया हुआ है तो वो जमा नहीं कर पाता है, तो उस पर सब्सिडी दे दी जाती है। जैसे 10 लाख का लोन लिया है तो उसको 4 लाख 5 लाख की सब्सिडी दे दी जाती है, तो 5-6 लाख रुपए जमा करके ऋण मुक्त हो जाता है। या गैस वाला उदाहरण आप ले सकते हैं कि आप लोग गैस खरीदते थे तो उस गैस पे क्या होता था, भारत सरकार पहले पूरी पैसा ले लेती थी, फिर कुछ दिनों बाद आपके अकाउंट में कुछ पैसे दे देती थी, तो सब्सिडी हो गया। ठीक है, और हो गया ये ऋण माफी नहीं होगा साथियों, ये ब्याज माफी होगा। ठीक है, ब्याज माफी, ब्याज माफी, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने लिख लिया है तो इसको काट के इसको बना लीजिएगा, ब्याज माफी। ठीक है, तो ये ब्याज माफी होगा। और एक होता है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा। ठीक है, क्या होता है, प्रतिरक्षा। ये 3 चीजें जो होती हैं आपकी गैर योजनागत होती हैं। तो बढ़िया से मैंने बना दिया है, फ्रेमिंग कर दी है, आप लोग इसको लिख लीजिए वीडियो को रोक करके आराम से बढ़िया से। और चलिए हम मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं जीएसटी के बारे में। ठीक है, मिटा दें, चलिए जीएसटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये होता है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहले, सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग तुरंत नीचे देखिए, आपके वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन होगा और उसे दबा देंगे तो क्या होगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और सारे के सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और उसी के बाद आपको क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और उस लिंक को आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, जिससे चैनल की जितनी सूचनाएं होती हैं, जितने वीडियो डाले जाते हैं, वो सारे के सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आइए जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं। तो सब लोग जीएसटी का पूरा नाम एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा, जिससे आप लोगों को ये पूरा जीएसटी का एक बार अगर आप लिख के कमेंट बॉक्स में डाल दे रहे हैं तो आपको रिकॉल हो जाएगा और फिर से याद हो जाएगा। ठीक है, अब जीएसटी की अगर हम बात करेंगे तो जीएसटी होता क्या है, जीएसटी होता है वस्तु सेवा कर,
ठीक है, क्या होता है? वस्तु सेवा कर। इसी को कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसको मैंने हिंदी में क्यों लिखा है? क्योंकि आपकी परीक्षा में हिंदी में ही ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है, आपकी परीक्षा में ये हिंदी में ही लिखा हुआ आएगा, इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिख दिया है। अगर हम बात करेंगे तो जीएसटी को स्वीकार करने वाला, जीएसटी स्वीकार करने वाला पहला देश, स्वीकार करने वाला पहला देश कौन है? फर्स्ट यानी पहला देश, ठीक है, पहला देश कौन है? तो दोस्तों जीएसटी स्वीकार करने वाला पहला देश है वो है जिस देश के एक शहर को क्या कहा जाता है? सुरा सुंदरियों का नगर कहा जाता है, पेरिस। पेरिस कहाँ की राजधानी है? क्या पेरिस को ही सुरा सुंदरियों का देश कहा जाता है? अगर मैं सही बता रहा हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है और फ्रांस में ही सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है। कहाँ पे होता है? फ्रांस में ही सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। थोड़ा जीएसटी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि जीएसटी होती क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा कर, वस्तु सेवा कर। ये जो वस्तु सेवा कर है साथियों, आप लोग जब दुकान पे आप कोई सामान खरीदते हैं तो पीछे जब जहाँ पे मूल्य लिखा होता है वहाँ पे आप लोग जब देखते हैं, मिलाते हैं, तो सारा चीज़ लिखने के बाद नीचे लास्ट में जीएसटी टैक्स या जीएसटी करके लिखा होता है। फिर उसके बाद पूरा फुल अमाउंट दिया होता है, जैसे 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये हुए, फिर जीएसटी 100 रुपये, 200 रुपये मिला के जो भी 20 रुपये, 30 रुपये, उसको जोड़ के तब जाके आपसे पैसा लिया जाता है। जीएसटी किस कर के अंतर्गत आता है? अभी मैंने पीछे आपको बताया कि जीएसटी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जीएसटी सभी वस्तुओं पर लगाई गई है, पेट्रोल डीजल पर अभी शायद नहीं लगाई गई है, इसीलिए पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है। जीएसटी का मेन मतलब होता है कि एक वस्तु का पूरे देश में एक ही दाम होगा, एक वस्तु पर पूरे देश में एक ही दाम होगा। जिस प्रकार के एमएसपी मैंने कल आपको पढ़ाया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गेहूं और धान के लिए विशेष कर लगाया जाता है खरीफ की फसल में, ठीक है, खरीफ और रबी की फसल के लिए, ठीक है। रबी की फसल में गेहूं, खरीफ की फसल में धान, तो इस पर विशेष तरह से लगाया जाता है। और मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था गेहूं से संबंधित कि गेहूं की फसल पर कौन एमएसपी लगाता है, गेहूं की फसल पर कौन एमएसपी लगाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि गेहूं के फसल पर कौन एमएसपी लगाता है। कल का वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको ये पता होगा, ठीक है, गेहूं की फसल पर एमएसपी कौन सी संस्था लगाती है, ठीक है। तो ये जीएसटी सबसे पहले किस देश ने स्वीकार किया था? तो जीएसटी को सबसे पहले फ्रांस ने स्वीकार किया था। अगर बात करेंगे तो कि भारत में अब हम देखते हैं, ठीक है, भारत में जीएसटी, भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर की गई है? तो विजय केलकर समिति, किस समिति की सिफारिश पर ली गई है? विजय केलकर समिति के सिफारिश पर आपका जीएसटी हुआ है। मॉडल की बात करेंगे तो किस देश के मॉडल पर भारत का जीएसटी आधारित है? तो ये साथियों कनाडा के मॉडल पर जीएसटी आपका आधारित है। फिर से देखिए, भारत में जीएसटी किसके सुझाव पर हुआ है? तो ये विजय केलकर समिति के सुझाव पर हुआ है।
भारत में जीएसटी किस मॉडल पर स्वीकार किया गया है? तो कनाडा के मॉडल पर स्वीकार किया गया है। अब जीएसटी भारत में लागू कब हुई? भाई जीएसटी को लागू करने के लिए सबसे पहले भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़ेगा ना भाई। ये कानून है, एक अधिनियम के अंतर्गत ये आपके देश में आया है। तो ये आपका 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, 101 संविधान संशोधन, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका ये लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 को। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को ये स्वीकार किया गया था या लागू किया गया था, ठीक है। लिख दें 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ, ठीक है। क्या हुआ? द्वारा लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, अमेरिका से जुड़ी हुई। अगर आपसे पूछे कि किस देश में, ठीक है, जीएसटी नहीं है, जीएसटी नहीं लागू है, तो ये आपका अमेरिका में। किस देश में जीएसटी नहीं लागू है? तो देखिए बहुत बड़ा सा बॉक्स बना के उसमें हमने लिखा है कि अमेरिका में जीएसटी नहीं लागू है। ठीक है। भारत में जो जीएसटी है वो 3 प्रकार से लागू की गई है, ठीक है। भारत में जीएसटी 3 प्रकार से लागू की गई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा है वो वीडियो पीछे करके उसको रोक के आप लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये आपका पूरा कंप्लीट भारतीय अर्थव्यवस्था है। 1 दिवसीय परीक्षाओं के लिए आप उत्तर प्रदेश में, भारत में कोई भी 1 दिवसीय परीक्षा दे रहे हैं, सब में ये टॉपिक आएगा। ये टॉपिक चेंज नहीं होते हैं साथियों, ठीक है। ये भारत में जीएसटी 3 प्रकार से लागू होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। एक केंद्र स्तर पर लागू होता है, एक राज्य स्तर पर लागू होता है और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी होती है, ठीक है। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी, स्टेट जीएसटी और ये हो जाएगा सेंट्रल जीएसटी। तो ये आपके 3 प्रकार की जीएसटी आपके भारत में लागू हैं। तो आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। फिर कल एक अगले टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे और बढ़िया से फिर से पढ़ा जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियो देखें और इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा, अगर आप आपके मन में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इसी तरह से पूरा फुल नोट्स बनवाया जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और नहीं लग रहा है तब भी आप लोग बताइएगा। अगर नहीं लग रहा है तो मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा, और लग रहा है तो और इम्प्रूव करूँगा। दोनों स्थिति में ही इम्प्रूव करूँगा,
ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राम राम।